हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। आज अपन बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि मैं आपको छोटी छोटी ग्लिम्स दिया करूंगी इंडियन इकोनॉमिक्स की, जिससे कि आपका ज्यादा से ज्यादा टाइम भी वेस्ट ना हो और छोटी छोटी न्यूज आपको मिलती रहे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इस वीडियो में इकोनॉमिक सर्वे का एक थोड़ा सा ओवरव्यू बताने वाली हूँ। थोड़ा सा अनलिटिकल पार्ट है वो, लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए बीइंग एन इकोनॉमिक स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ओवरव्यू की जब मैं बात करती हूँ तो वो ओवरव्यू का मतलब होता है कि भाई आपका एज अ होल स्टडी करना। ठीक है, किसी चीज का एज अ होल स्टडी करना। किसका ओवरव्यू बता रही हूँ मैं? इंडियन इकोनॉमी का। किस ईयर का बता रही हूँ मैं यहाँ पे? 2022-23। आपको सभी को पता होगा इकोनॉमिक सर्वे में पास्ट ईयर की स्टडी की जाती है और उसके बेसिस पे एस्टिमेशंस बनाए जाते हैं बजट में। ठीक है, ये तो पता ही है सभी को। ठीक है, तो मैं इसके ऊपर ज्यादा चर्चा नहीं करूंगी, लेकिन ओवरव्यू जो मैं बात करने वाली हूँ वो किस किस एस्पेक्ट में है, वो एस्पेक्ट मेरा यहाँ पे है ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी बन चुकी है इंडियन इकोनॉमी। तो इंडियन इकोनॉमी अगर ग्लोबलाइज्ड बन चुकी है तो उनके पास एक्सटर्नल चैलेंजेस भी होंगे। जितना बड़ा पेरिफेरी सिस्टम अपना हो जाता है वैसा ही अपना चैलेंजेस का ओवरव्यू हो जाता है। ठीक है, तो इंडियन इकोनॉमी इज ग्लोबलाइज्ड। ठीक है, ग्लोबलाइज का मतलब क्या है कि आपको फर्क पड़ेगा, इम्पैक्ट ऑफ अदर कंट्री, इम्पैक्ट ऑफ अदर कंट्रीज। ठीक है, अदर कंट्रीज ऑन अस। ठीक है, ये चीज आपको देखने के लिए मिलती है। क्या है वो इम्पैक्ट्स, क्या है वो चैलेंजेस, उसके बारे में स्टडी करेंगे। क्या उन चैलेंजेस को ओवरकम कर सकते हैं? रेजिलियंस आपको क्या देखने के लिए मिलेगा? ठीक है, उन एक्सटर्नल शॉक्स के लिए। मतलब जो बाहरी आपको प्रॉब्लम्स आ रही है, आपका इम्यून कितना डेवलप है कि वो बीमारी आपको ना लगे। ठीक है, वही इंडियन इकोनॉमी के एस्पेक्ट में बोल रही हूँ कि इंडियन इकोनॉमी को हैम्पर तो बहुत सारी इकोनॉमी करना चाहती है, या फिर कोई भी क्राइसिस हो सकते हैं, वो अल्टीमेटली इकोनॉमी को इम्पैक्ट करती है। तो आपकी कितनी कैपेसिटी है उसको एब्जॉर्व करने की। तीसरी चीज, उनके होते हुए क्या चैलेंजेस आपके रहेंगे फ्यूचर में। तो इनको जब अपन थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने की कोशिश करते हैं तो आपको ये देखने के लिए मिलता है कि ये जो एक्सटर्नल चैलेंजेस है ना, ये जो एक्सटर्नल चैलेंजेस है, जैसे कि कोविड पेंडेमिक आपको देखने के लिए मिला था। ये एक्सटर्नल चैलेंजेस तीन तीन तरीके से ट्रिपल शॉक आपको देखने के लिए मिला था, जिसमें से फर्स्ट आपका हो गया कोविड पेंडेमिक। वो सभी सारी की सारी इकोनॉमीज के लिए थी। ठीक है, अब दूसरा जो शॉक था इकोनॉमी के लिए वो था कि सारी के सारी मोस्टली जो सेंट्रल बैंक है वो एक दूसरे के साथ लड़ रही थी। किसके केस में? कि मैं आरओआई ज्यादा बढ़ाने वाला हूं। मतलब हर एक कंट्री अपनी कंट्री की जो मॉनेटरी पॉलिसी है उनको टाइटनिंग, ठीक है, टाइटनिंग करती हुई नजर आ रही थी, मतलब टाइट करती हुई नजर आ रही थी, जिसमें आप रेट ऑफ इंटरेस्ट को इंक्रीज कर देते हो। ठीक है, तीसरी चीज आपको क्या देखने के लिए मिला कि उसमें सप्लाई साइड जो है वो क्या देखने के लिए मिली? वो हेम्पर हुई। क्यों हेम्पर हुई? क्योंकि रशिया यूक्रेन आपको क्राइसिस देखने के लिए मिले। तो तीन तरीके पता चल गए आपको। कोविड हो गया, कोविड के बाद में सेंट्रल बैंक लड़ रहे थे आपस में कि भाई हम इन्फ्लेशन को बचाने के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट को हाई कर देते हैं। लेकिन भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट को हाई करने की वजह से आपके कैपिटल फ्लो भी होता है इकोनॉमी में। जिसने आईएसएलएम नहीं पढ़ा है तो प्लीज पढ़ ले ताकि ये चीजें समझ में आ जाए। और सप्लाई डिसरप्शन आपको देखने के लिए मिला था। सप्लाई डिसरप्शन से क्या मतलब था कि रशिया यूक्रेन पे बहुत सारी कंट्रीज डिपेंडेंट है। सपोज अगर मैं नेसेसिटी की भी बात करूं तो यहाँ पे आपको देखने के लिए ऑयल वॉयल तो बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे दो डायमेंशन है कि भाई डेवलपिंग कंट्रीज को चाहिए खाने पीने का सामान, मतलब फूड, और डेवलप्ड इकोनॉमी, एडवांस्ड इकोनॉमी को चाहिए, ये समझ जाना। ठीक है, डेवलप्ड इकोनॉमी को क्या चाहिए? एनर्जी। तो एनर्जी सोर्सेज में भी आपको मेच्योर नेशंस नजर आएंगे, रशिया यूक्रेन। ठीक है, और फूड में भी स्पेसिफिकली रशिया की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो ये दोनों चीजों में अच्छे खासे मेच्योर नेशन है। तो आपको एक हिंट के लिए अगर मैं बताना चाहूं तो वो क्या है कि वीट का जब सप्लाई ये बंद कर दिया था तो आपको पता होना चाहिए कि 25% अप्रोक्सीमेटली पूरे वर्ल्ड को सप्लाई करने वाले देशों में से रशिया देखने को मिलता है। ठीक है, तो आप सोचिए कि 25% पूरे वर्ल्ड में 25% सप्लाई ना होने का मतलब है एक डिसरप्शन हुआ है सप्लाई चेन में। तो उसकी वजह से आपको प्रॉब्लम देखने के लिए मिली। तो ये तीन प्रॉब्लम आपको कोविड में देखने के लिए मिली। तो ये जो तीन जो प्रॉब्लम्स थी उसकी
ये तीन प्रॉब्लम सारी की सारी एक्सटर्नल की बात कर रहे हैं ना, तो ये तीनों प्रॉब्लम सिर्फ अपनी कंट्री के साथ थोड़ी थी। रशिया यूक्रेन का प्रभाव सिर्फ अपने पे थोड़ी पड़ा था। सेंट्रल बैंक्स दूसरी कंट्रीज के भी इंक्रीज कर रही थी रेट्स, अपनी कंट्रीज के ऊपर थोड़ी पड़ रहा था। ये तीनों जो मैं रीजन बता रही हूँ, वो रीजन सारे के सारे वर्ल्ड इकोनॉमी में फेस किया जा रहा था, मोस्टली इकोनॉमी के द्वारा, मोस्टली क्या सारी की सारी इकोनॉमीज के द्वारा। सेंट्रल बैंक है इसलिए मैं ज्यादा सारी की सारी नहीं बोल रही हूँ, लेकिन अप्रोक्सीमेट इकोनॉमीज फेस करती हुई नजर आ रही थी ये सारी की सारी प्रॉब्लम। अब देखो अपन को क्या मतलब है कि ये चैलेंजेस इंडियन इकोनॉमी को फेस करने हैं, तो किस तरीके से इंपैक्ट पड़ता हुआ इंडियन इकोनॉमी पे नजर आया। एक तो लार्ज स्केल आउटफ्लो देखने के लिए मिला। मैंने क्या बोला, यूएस का अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है इंडिया से, तो अपन सारे के सारे रेट ऑफ इंटरेस्ट सिर्फ इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी देखेंगे। यहाँ पे आपका फाइनेंशियल मार्केट भी स्ट्रांग हो चुका है। फाइनेंशियल मार्केट मतलब अगर मुझे सिक्योरिटीज से ज्यादा रिटर्न यूएस से मिल रहा है, तो मैं तो यूएस में इन्वेस्ट करूंगी ना। तो सारा का सारा कैपिटल फ्लो कहाँ जाता हुआ नजर आया, यूएस में। ठीक है, और इससे क्या हुआ, आपको क्या देखने के लिए मिला कि भाई यहाँ पे इस पॉइंट पे आ रही हूँ अब मैं डायरेक्ट, कि अगर मुझे पता चल रहा है कि दूसरी कंट्रीज के लोग, मान लो कनाडा वालों ने अपनी सिक्योरिटीज खरीद रखी थी, किसकी सिक्योरिटीज, इंडिया की, तो वो क्या बोलेंगे कि यूएस हमें ज्यादा रिटर्न दे रहा है, तो हम किसके पास जाएंगे, यूएस, इंडिया से यूएस के पास जाएंगे। पहले इंडिया में सिक्योरिटीज वगैरह खरीद रखी थी, अब इंडिया की सिक्योरिटीज वापस दे दी कि एक काम करो आप अपनी सिक्योरिटीज फिर से रखो, हम यूएस में इन्वेस्ट करेंगे, हम यूएस की सिक्योरिटीज को परचेज करेंगे क्योंकि यहाँ पे हमें हायर रिटर्न मिल रहा है। तो अब इंडिया के पास क्या हो गया, यहाँ पे आपको ज्यादा सप्लाई हो गया किसका, जो भी सिक्योरिटीज अपन डील कर रहे थे, बॉन्ड्स की बात कर लो। ठीक है, अगर आपका सप्लाई ज्यादा हो जाता है तो हमेशा याद रखना प्राइसेस जो है वो आपके कम हो जाएंगे। किसी भी चीज के सप्लाई ज्यादा होता है तो प्राइसेस कम हो जाएगा। ठीक है, और प्राइसेस कम हो जाएगा तो ईल्ड में आपको इंक्रीज देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, ईल्ड में आपको इंक्रीज देखने के लिए मिलेगा। तो ये फर्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट एंड फोर्थ पॉइंट इंटर रिलेटेड है। आपने लार्ज आउटफ्लो क्यों किया, रिटर्न ज्यादा मिल रहा था। ठीक है, लोग अपने जो रिजर्व्स थे वो खाली करके जा रहे थे यूएस के पास, तो डिक्लाइन हो गया आपका फॉरेक्स। और ये बॉन्ड जो ईल्ड है वो आपकी ज्यादा कैसे देखने के लिए मिली, वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब आते हैं ये जो कॉस्ट ऑफ इंपोर्ट देखने के लिए मिली, ऑब्वियसली ना, रशियन यूक्रेन, आप भी तो, आप सोयाबीन ऑयल आपको देखने के लिए मिलता है, वेजिटेबल ऑयल्स आपको 85% अप्रोक्सीमेटली यू स्टिल इंपोर्टेड फ्रॉम रशिया। तो ये तो मैंने एक एग्जांपल आपको दिया है कि भाई वेजिटेबल ऑयल आप स्टिल यू आर इंपोर्टिंग फ्रॉम रशिया। तो ऐसे पता नहीं एनर्जी रिसोर्स कितना यूज करते होंगे, डिफेंस में कितना इंपोर्ट करते होंगे, बहुत सारे है ना। तो इसमें अगर इंपोर्ट की रेट बढ़ जाएगी तो इंपोर्टेड रेट बढ़ने से मतलब कॉस्ट बढ़ गई, और कॉस्ट बढ़ने से आपके इन्फ्लेशन देखने के लिए मिला। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली आपको जो इंपोर्ट की पेमेंट्स करनी है वो ज्यादा हाई हो गई, और इंपोर्ट की पेमेंट्स हाई होने का मतलब होता है करंट अकाउंट डेफिसिट का इंक्रीज होना। तो ये दो पॉइंट्स है, 1 और 2। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी, ये सारे इंपैक्ट्स आपको देखने के लिए मिलेंगे किसके ऊपर, इंडियन इकोनॉमी के ऊपर। अब आते हैं फिर से अपन कैसे ओवरकम किया जा सकता है, कितनी कैपेसिटी है, पहले अपनी कैपेसिटी को देख लेते हैं, और वो फिर कैपेसिटी है क्यों उसके बारे में जानेंगे। अब देखो यहाँ पे आपने जब इंडिया रेजिलियंस टू एक्सटर्नल शॉक, मतलब कितनी आप इम्यून, आपका कितना स्ट्रांग है कि आप एब्जॉर्व कर सकते हो इन शॉक को, ये मतलब है यहाँ पे। फॉरेन रिजर्व जो है आपके 550 बिलियन हो चुके थे। ठीक है, और वो अच्छा खासा है। अच्छा खासा होने का मतलब आपको अगर मैं 1991 में लेकर जाऊं तो वो स्टॉक आप एकदम बीओपी क्राइसिस में आ गए थे। क्यों आ गए थे, क्योंकि आपके पास कमी थी किसकी, फॉरेक्स की। तो उस टाइम के बाद में आपको कम से कम इस बात का तो एक्नॉलेजमेंट हो गया, इस बात की तो एक आइडिया मिल गया कि आपका फॉरेन एक्सचेंज स्ट्रांग होना जरूरी है। मतलब किसी भी क्राइसिस को बीट करने के लिए मेरा बेस स्ट्रांग होना जरूरी है। ठीक है, अब कितना स्ट्रांग है आपको आइडिया के लिए मैं बता देती हूँ, 8 महीने तक आपका काम चल जाएगा, इतना फॉरेन एक्सचेंज आपको रिजर्व देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, अब आपको मैं 1991 की और एग्जांपल दे देती हूँ कि ये जो क्राइसिस हुआ था आपके पास इतने भी फॉरेक्स नहीं था रिसोर्स में कि भाई 10 दिन तक आपका काम चल जाए।
ये तो 8 महीने हैं, 8 महीने बहुत बड़ी बात होती है। तीसरी चीज आपको ये देखने के लिए मिलेगा कि एक्सटर्नल डेप्थ जो है वो 20% आपको देखने के लिए मिली। 20% का मतलब समझते हैं कि 20% आपको देखने के लिए मिली एक्सटर्नल डेप्थ, ठीक है, जीडीपी की, सॉरी ये यहाँ पे जीडीपी है, ठीक है, जीडीपी की 20%। अब एक एग्जांपल के लिए बता देती हूँ, आप अब अगर नेबरहुड के पास जाओगे, नेबर्स कंट्रीज को देखोगे, तो वन ऑफ द मेन एग्जांपल जहां पे आप श्रीलंका का एग्जांपल ले सकते हो कि आज वो क्राइसिस में है क्योंकि 65% उनके पास एक्सटर्नल डेप्थ देखने के लिए मिलती है, लगभग 65%। तो ये एक तरह से आपको पता है ना कि अगर आपको किसी को पैसा भी देना हो, सपोज किसी को लेंड करना है, पैसा उधार देना है, तो आप सबसे पहले उसकी क्रेडिबिलिटी चेक करेंगे, मतलब उसकी रेपुटेशन, और ये देखेंगे कि इसके ऊपर कितना कर्जा है। अगर ज्यादा कर्जा होगा तो यू वुड नॉट इंटेंड टू गिव मतलब पैसा टू दैट पर्सन, ऐसा होता है ना। वैसे ही दूसरी कंट्री भी चेक करती है पहले आपकी परफॉर्मेंस कि यार इसके पास ज्यादा उधार उधार तो नहीं है, तो क्या कर सकते हैं, इसको लैंड किया जा सकता है, मतलब लोन दिया जा सकता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ कि शॉक आप एब्जॉर्व कर सकते हो। दूसरी चीज, कई बार क्या होता है कि आपके पास प्रॉपर्टी होती है अच्छी खासी, आप हो करोड़पति, आपको बीट करनी है प्रॉब्लम, लेकिन ऐसा भी तो बोलते हैं कि हर एक रिसोर्सेस का एक टाइम होता है, तो वो कभी खत्म ही नहीं होगा क्या, उसका भी तो डिमिनिशिंग लेवल कभी ना कभी तो जीरो होगा ना। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि उन कंट्रीज को जिनकी हालत एकदम सही है, उसके बाद में वो अच्छा खासा प्रोग्रेस भी कर रही है, तो और ये अपने लिए पॉजिटिव सिग्नल है, जिसकी वजह से आप ये बोल सकते हो कि हाँ ये शॉक्स की एब्जॉर्व करने की कैपेसिटी है। ठीक है, तो मैं एक लाइन में आपको बता देती हूँ, अपने पास इतना फॉरेन रिजर्व है जो 8 महीने तक एटलीस्ट काम चल जाएगा, जिसमें से अपन ने 20% अप्रोक्सीमेटली बाहरी कर्जा ले रखा है, और वो कर्जा अपन पे भी कर देंगे। कैसे पता, क्योंकि प्रोग्रेसिव इकोनॉमी नजर आ रही है, 7% की रफ्तार से जीडीपी बढ़ती हुई नजर आ रही है। ठीक है, अब देखो इसका रीजन क्या है कि ये सारी चीजें अपने साथ हो रही है। इसके भी तो कोई रीजन होंगे ना कि इतनी स्ट्रांग अपनी इकोनॉमी बन चुकी है। एक तो इकोनॉमी में कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया गया है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट ऐसा इन्वेस्टमेंट होता है जो आपके असेट्स में तो ऐड करता है और आपकी लाइबिलिटीज को कम करता है, मतलब कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ बर्डन कम ही करेगा आपके ऊपर से। तो ये 3.3% इंक्रीज होने का मतलब, दूसरी चीज आप ये इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, ये इन्वेस्टमेंट है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, क्राउड इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन इन्वेस्टमेंट, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे गति शक्ति में गवर्नमेंट अगर इन्वेस्टमेंट कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर अगर अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, तो उसकी वजह से इन्वेस्ट प्राइवेट लोगों को, मतलब अपने जैसे इन्वेस्टर्स को एक आइडिया मिल रहा है, एक सर्टेनिटी मिल रही है कि चलो माहौल अच्छा है, चलो इकोनॉमी में अच्छी खासी प्रोस्पेरिटी चल रही है, तो इन्वेस्टमेंट कर लिया जाए। तो ये क्राउड इन इफेक्ट आप बोल सकते हैं इसको, कि ऐसी माहौल के कारण प्राइवेट इन्वेस्टर्स भी इन्वेस्टमेंट करने लगे। और अगर ये सारी चीजें पॉजिटिव हो रही है, गवर्नमेंट भी इन्वेस्टमेंट कर रही है कैपिटल में और प्राइवेट भी अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट, क्यों, क्योंकि सर्टेनिटी, कोविड के बाद में सर्टेनिटी एक स्टैब्लिश हो गई कि चलो अब मार्केट में इन्वेस्ट किया जा सकता है। अब मार्केट में अगर मैं इन्वेस्टमेंट करती हूँ और इन्वेस्टमेंट के बाद में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगा डेफिनेटली, ठीक है, एक बिल्डिंग में भी अगर मैं देखूं तो वहां पे 700-800 लोग एम्प्लॉय होते हैं, तो पूरे ऑल ओवर इंडिया में अगर अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो एम्प्लॉयमेंट का स्टेट बढ़ेगा और इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी तो डिमांड पेंट अप होगी। ठीक है, तो ये डिमांड रिलीज करता हुआ नजर आएगा। और आरबीआई क्या बात कर रही है, एक्सपोर्ट के प्रमोशन के लिए भी अलग अलग स्टेप्स लेती हुई नजर आ रही है, जो प्रोएक्टिव मेजर्स जिसको आप बोल सकते हैं। आपको पता ही है ना कि अगर मैं प्रोडक्शन में इन्वेस्टमेंट कर रही हूँ, मेरा प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं मैं एक्सपोर्ट कर सकती हूँ। ठीक है, और एक्सपोर्ट करूंगी तो कहीं ना कहीं मेरी करेंसी की वैल्यू बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, क्योंकि मेरा नेट एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा। इस तरीके से भी ले सकते हो, या फिर आरबीआई रुपी डेप्रिसिएशन को कम करने के लिए कंटिन्यू बेसिकली स्टेप्स लेती जा रही है। फिर और अच्छा आपके पास रीजन क्या है कि भाई अपनी इकोनॉमी की हालत सही है, वो है कि एनपीए जो है वो 5% तक देखने के लिए मिला। अब ये इस एनपीए कम होने का मतलब क्या है कि बैंक्स की हालत सही होना, बैंक्स की जो बैलेंस शीट्स है उनकी हालत सही होना, बैलेंस शीट अच्छी खासी है तो आप बैंक्स पे ट्रस्ट कर सकते हैं, बैंक्स पे ट्रस्ट है तो आप इन्वेस्टमेंट करोगे, और आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो बाकी की हालत सुधर ही जाएगी ऑटोमेटिकली।
आपको समझ में आया कि आप शॉक एब्जॉर्व कर सकते हो, आपके पास अच्छे खासे रिजर्व है, इंपोर्ट कवर है, डेप्थ आपने कम ले रखी है, जीडीपी आपकी अच्छी खासी चल रही है। क्यों चल रही है ये सारी? इन सब के रीजन ये है कि आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट कर दिया, डिमांड अच्छी खासी हो गई, आरबीआई ने भी स्टेप ले लिया ताकि लोगों के दिमाग में कॉन्फिडेंस बढ़े थोड़ा, और एनपीए भी अच्छा खासा हो गया। एनपीए के अच्छे खासे होने का मतलब क्या है? बैलेंस शीट इंक्रीज होना। अब देखो लास्ट है, लास्ट डायमेंशन क्या था मेरा? कि फ्यूचर चैलेंजेस की बात करना। दिख रहा है फ्यूचर चैलेंजेस क्या है? कि अगर इसी तरीके से राइज होती रही इंटरेस्ट रेट, एडवांस इकोनॉमी, आपको पता है ये इतनी ज्यादा स्ट्रेंथन अप है कि इंडिया में ऐसा नहीं है प्रोडक्शन नहीं होता, प्रोडक्शन होता है, लेकिन प्रोडक्शन अगर 100 यूनिट का होता है तो अपनी जनता इतनी है कि ये 100 पूरा का पूरा एब्जॉर्व कर सकती है, 120 भी एब्जॉर्व कर सकती है। इंडिया के पास मार्केट है, जो मार्केट एडवांस्ड इकोनॉमी के पास नहीं है। ठीक है, तो वो अफोर्ड कर सकती है कहीं ना कहीं राइजिंग इंटरेस्ट रेट, अपनी जैसी इकोनॉमी अफोर्ड नहीं कर सकती। तो ये चीज कंटिन्यूअसली नहीं होना चाहिए, ये एक तरह से चैलेंजेस है। इसके साथ कैसे बीट करती है वो अपने लिए चैलेंज है फ्यूचर के लिए। दूसरी चीज आपको देखने के लिए मिलेगा कि भाई यहाँ पे आपका हायर लेवल ऑफ पब्लिक डेब्ट देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, 85% आपको पब्लिक डेब्ट। 85% का मतलब क्या है? आप डिवाइड कर सकते हो 25 प्लस 60। ठीक है, सेंटर स्टेट। समझ में आई बात? तो ये 85% आपके पास एक्सटर्नल डेप्थ कम है, लेकिन पब्लिक डेप्थ अच्छी खासी है। तो हायर पब्लिक डेप्थ होने के पूरे चांसेस आपको नजर आ रहे हैं। तो अगर पब्लिक डेप्थ ज्यादा होंगे तो अल्टीमेटली उन डेप्थ का प्रेशर जो है वो टैक्स पेयर्स के पास ही तो पड़ता है, और टैक्स पेयर के पास अगर पड़ेगा तो मान के चलिए डिमांड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। क्या होता है? टैक्स अगर ज्यादा होता है तो डिमांड कम हो जाती है। ठीक है, और टैक्स क्या सिर्फ डिमांड कंज्यूमर्स को ही पे करना पड़ता है क्या? अगर इन्वेस्टमेंट्स अगर अपने अच्छे खासे कम हो गए तो एक्सपोर्ट के लिए कहां से स्टॉक आएगा? फॉल इन एक्सपोर्ट्स भी अपने लिए चैलेंजेस है। तो ये सारे चैलेंजेस की रेट ऑफ इंटरेस्ट किस तरीके से कंटिन्यूअसली अगर एडवांस इकोनॉमी में कंटिन्यू चेंज होता रहा, इंक्रीज होता रहा, तो आप कैसे बीट करोगे? पब्लिक डेप्थ हायर होने के चांसेस है, जिसकी वजह से आप डिमांड कम कर दोगे और आपका एक्सपोर्ट कम हो जाएगा। दीज आर द चैलेंजेस। तो ये मेरा थोड़ा एनालिटिकल सेशन था, तो थोड़ा सा बड़ा हो गया, लेकिन ये आपको पता होना जरूरी था। अब मैं आऊंगी धीरे धीरे टॉपिक्स के ऊपर। Thank you so much. Have a great day to all of you. Do not forget to attend my classes at 7 and a master class at 8:30. Thank you so much. Have a great day to all of you.